थोड़ी हिस्ट्री होंगी और तुम्हारे मदर से भी ऐसे बना देंगे जैसे सऊदी अरब में बने हुए हैं, ठाट करना। तब इनको दिक्कत ये होती है, अरे बाबा ने तो मुसलमान भी अपने साथ लगा लिए, ये बाबा ने तो अपने साथ वाल्मीकि दलित भी लगा लिए, वनवासी भी लगा लिए। क्योंकि मैं गांव का ठेठ देसी आदमी और ऐसा खूंटा ठोकता हूं उसको उखाड़ना मुश्किल है। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस अपने ऊपर लगे। अरे भाई आरएसएस के प्रवक्ता से पूछो ना, मैं उनका प्रवक्ता थोड़ी हूं, मैं तो 121 करोड़ भारतीयों का प्रवक्ता हूं उनके। और देखो एक चीज और भी है, संघ के प्रथम सरसंघ संघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के वर्तमान सरसंघ संघ चालक मोहन भागवत जी तक, इनका चरित्र देश के सामने है। इन्होंने कितने बम धमाके करवाए देश के अंदर। ये सब बातें क्या है, मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए कोशिश है। अब तो रजत जी इस देश की जनता में इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है, हम तो बगावत करने के लिए नहीं कह रहे हैं, कोई मारकाट के लिए, प्रहार के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब वोट की चोट, वोट का प्रहार ऐसा होगा, भ्रष्ट लोगों का राजनीति से बहिष्कार हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन लोग वो वोटिंग मशीन के ऊपर हाथ ऐसे लगाएंगे ना, तब उनके सामने एक बार चित्र आएगा बाबा रामदेव का, और वो ध्यान करेंगे, अरे ये लोग तो बड़े पापी हैं, इनको वोट नहीं देना। तो अंदर से जो आवाज पुकार उठेगी ना, तो फिर वोट सही जगह पड़ेगा और लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। क्योंकि मैंने बार बार कहा, भ्रष्ट बेईमान गद्दारों को वोट देना ये भी देश के साथ धोखा, विश्वासघात है, और वोट न करना ये भी देश के जो शहीद क्रांतिकारी उनके शहीदों के खून का अपमान है। पहले मैं भी वोट नहीं देता था, मैं भी वोट देने जाता हूं। अब आप ये पूछेंगे मैं किसको देता हूं, तो ये तो नहीं बताऊंगा। लेकिन सुनो रजत जी, अब लोग वोट डालने जरूर निकलेंगे, वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। क्यों? मैंने कहा देखो, अब यूं खाली जो है रामलीला मैदान में इकट्ठे होने से बात नहीं बनेगी। अब तो जो चुनाव लीला हो रही है, अब इस लोकतंत्र के महापर्व पर, महाकुंभ पर अब बाहर निकलो, ऐसा स्नान कराओ कि सारे थोड़े बहुत जो पापी हैं उनके पाप धुल जाए और जो बड़े पापी हैं वो नष्ट हो जाए। अगर आपको ये लगता है कि जब वोटिंग मशीन सामने आने से स्वामी रामदेव का ध्यान आएगा, आप जिसको चाहेंगे उसको वोट पड़ेगा, तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? फिर आप ये कांग्रेस से बयान क्यों देने लगे? क्या देश के 121 करोड़ लोगों को अपना हक मांगने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा भाई? ये उन पार्टी के लोगों को शोभा नहीं देता। लोकतंत्र में यही तरीका देखो ऐसा है रजत जी, यदि 121 करोड़ लोगों को कालेधन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, देश के सुधार के बारे में कहीं पर भी बात करनी है, तो सबको चुनाव लड़ना पड़ेगा क्या? ये तो बहुत अलोकतांत्रिक बात है। चुनाव तो लिमिटेड लोगों को लड़ना पड़ेगा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है अन्ना देश के लोगों की बात सुननी चाहिए। अन्ना हजारे कहते हैं वो तो इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते, उनके पास पैसा नहीं है। आपके पास तो पैसे की बैकिंग भी है, बनाइए पॉलिटिकल पार्टी और उतरिए मैदान में। ऐसा है, नैतिक धरा पर रह करके राजनीतिक परिवर्तन करना ये हमारी परंपरा रही है, और योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाना ये हमारे गुरुओं की और हमारे सभी पुरखों की परंपरा रही है। इसलिए हम राजनीतिक हस्तक्षेप सीधे तौर पर तो नहीं करेंगे, लेकिन 121 करोड़ लोगों को जगाते रहेंगे। चाहे परिवर्तन 2014 में आ जाए, अभी 5 राज्यों से शुरू हो जाए, चाहे जब आए, हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी जवानी चाहे लग जाए, लेकिन आने वाली हिंदुस्तान की पीढ़ियां सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगी। इस काम को हम जारी रखेंगे बेहिचक, और इसमें हम कामयाब होंगे। जनता के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, ये एक एक करके। हाँ, आपको नहीं लगता कि आप कांग्रेस पे कीचड़ डालते हैं, कांग्रेस आप पे कीचड़ डालती है, इस बीच में हम आम जनता फंस रही है? मेरा एक भी बयान बताओ जो हमने गैर जिम्मेदारी से दिया और उनके ऊपर आरोप लगाया। वो हम पर आरोप लगा रहे हैं, वो षड्यंत्र कर रहे हैं, और वो हमें टारगेट कर रहे हैं खाली इसलिए कि हम काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हम जो बात कह रहे हैं वो 100% जो प्रामाणिकता के साथ सिद्ध हो चुका है, खाली उतनी बातें कर रहे हैं। इसलिए हम कीचड़ नहीं उछाल रहे, कीचड़ वो लोग उछाल रहे हैं खाली बदनाम करने के नियत से। लेकिन बदनाम तो आप भी खुद काफी कर रहे हैं उन्हें। नहीं, हम तो सच सामने रख रहे हैं। देखो, एक बदनाम करना ये होता है कि आपने गलती की नहीं और आप पर जो है आपको बदनाम करने के लिए वो एक षड्यंत्र के तहत आप आरोप लगाए जाते हैं।
मेरा आपसे एक निवेदन है कि जैसे आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को मगध राज की सत्ता पलटने के लिए प्रयोग में लाए, तो उसी प्रकार से आप भी तो अपनी पार्टी बना करके और स्वच्छ छवि वाले लोगों को ला सकते हैं, तो क्यों नहीं आप आगे आते हैं? उनके प्रश्न पर आप ताली क्यों बजा रहे हो? आप भी समर्थन करते हो? ओहो, ये तो कोई नई बात हो गई रजत जी। ये लोग कहते हैं कोई नई पार्टी बननी चाहिए जिसमें एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो जिसके दामन में दाग लगे हो। तो मुझे लगता है ये परिवर्तन की तरफ भारतीय राजनीति आगे बढ़ रही है। हमें तो कोई राजनीति करनी नहीं, ना कोई सत्ता चाहिए, ना सिंहासन चाहिए, लेकिन शुद्धिकरण की प्रक्रिया जरूर शुरू होनी चाहिए और फिर वो शुद्धिकरण अपने शिखर पर भी पहुंचना चाहिए। क्या होगा ये तो भारत की राजनीति का भविष्य बताएगा, लेकिन शुद्धिकरण के लिए देश में एक वातावरण जरूर बना है। आपकी बातों से मुझे संकेत मिल रहे हैं कि आप राजनीतिक दल बना भी सकते हैं। देखिए, मैं कोई राजनीतिक दल बनाने की घोषणा करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूं। हम तो एक एजेंडे के आधार पर भारतीय राजनीति चलनी चाहिए, नीतियों के आधार पर, पॉलिसीज के आधार पर चलनी चाहिए और मुद्दों से भटकी हुई राजनीति इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। मुझे लगता है इस दिशा में हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो जरूर हिंदुस्तान के लिए कुछ ना कुछ शुभ ही होगा। स्वामी जी, चुनाव का मौका है, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे। वो अच्छा लगा मुझे कि आपने कभी मुस्कुरा के, कभी नाराज होकर जवाब दिए और आज आपने मुझ पर भी काफी सारे इल्जाम लगाए हैं। लेकिन हमारे लिए एक वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज मधुसूदन आनंद का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज ने मुकदमा चलाया योग गुरु स्वामी रामदेव पर। हमने उनसे पूछा उनके पॉलिटिकल बायस के बारे में, हमने उनसे पूछा उन इल्जामात के बारे में वो जो कांग्रेस पर लगातार लगाते रहे हैं। हमने स्वामी रामदेव से पूछा क्या वो अब योग गुरु से बिजनेसमैन बन गए हैं। हमने स्वामी रामदेव से पूछा क्या वो वाकई में मार खा गए जिस तरह के इल्जाम उन पर लगते हैं। उन्होंने हर इल्जाम का बड़ी सफाई से जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज नई दुनिया के संपादक मधुसूदन आनंद के फैसले का। बाबा रामदेव ने इस देश की जनता को योग के मार्ग पर प्रवृत्त करके एक बहुत बड़ा काम किया है। देश के कोने कोने में योग लोकप्रिय हुआ है और विदेशों में भी उसकी मांग है। उस पूंजी के बल पर बाबा राजनीति के शुद्धिकरण के लिए निकले हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही पुनीत कार्य है। लेकिन बाबा को ये समझना चाहिए कि जो राजनीति है वो सन्यास के मुकाबले बेहद गंदी चीज है और राजनीति को निशाना बनाते हुए दुर्भाग्य से बाबा इतना विष पैदा करते हैं जो समाज के लिए घातक होगा। बाबा को अपनी बात संयम से कहनी आनी चाहिए। बाबा को रोम वगैरह के शब्दों से, कांग्रेस से जिसका एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा कमियां हो सकती हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो सकते हैं, उसको इस तरह से मनोरंजन का विषय नहीं बनाना चाहिए और अपने काम को उसी गंभीरता से लेना चाहिए जिस गंभीरता से वो योग को लेते हैं और जिस योग ने इस देश को बदला है। अगर वो राजनीति से इस देश को बदलना चाहते हैं तो राजनीति में सबसे पहले वो सहना सीखें जो गांधी का देश उन्हें सिखाता है। शालीनता का ये तकाजा है, मर्यादा का ये तकाजा है कि कम से कम सन्यासी के मुंह से इस तरह की शब्द और इस तरह की भाषा और इतने नीचे लेवल पर जाकर उन लोगों को जो कि नीचे हैं, जो कि बिल्कुल गिरे हुए हैं, उन गिरे हुए लोगों को उनकी गिरी हुई भाषा में जवाब देना किसी स्वामी के लिए उचित नहीं है। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं? दरअसल व्यक्तियों के ऊपर मैंने सीधा प्रहार तो नहीं किया है। अब वो पार्टी के ऊपर प्रहार हो जाते हैं और वो पीड़ा इतनी ज्यादा हो जाती है, कई बार वो उग्र रूप धारण कर लेती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि बात क्योंकि बहुत गहरी है और लड़ाई भी बहुत लंबी है, इसलिए इसमें और ज्यादा गंभीरता की और ज्यादा
ऐसे प्रहारों की आवश्यकता है जो सीधे तौर पर ना हो। इसलिए मैं नाम लेने से तो बचता रहा, लेकिन चाहे अनचाहे कहीं ना कहीं केंद्र में वो लोग आ जाते हैं, उससे भी बचने की और कोशिश करेंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहां सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और अपनी बात शालीनता से की जाए, ये और बेहतर होता है। लोग आपकी बात पर कितना विश्वास करते हैं, लोग स्वामी रामदेव पर कितना भरोसा करते हैं, ये देश की जनता तय करेगी। आखिरी फैसला देश की जनता के हाथ में, जो सुप्रीम है। चुनाव के वक्त में आप वक्त निकालकर वोट देने जरूर जाएं, अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। हमारे लिए वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।